इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि ओवरी का स्ट्रक्चर, वहां होने वाला फॉलिकुलर डेवलपमेंट का प्रोसेस, इसके स्टेप्स, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर और जो यूटरस के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ये सब आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप उन वीडियोस को देख करके आ जाओ, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करना। और यदि आपने समझा हुआ उन चीजों को तो बेशक आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये फीमेल प्राइमेट्स में होने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल है। प्राइमेट्स कहने का मतलब ह्यूमंस, मंकीज, एप्स वगैरह, लेकिन यहां पार्टिकुलरली हम लोग ह्यूमंस की ही बात करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है, ना कि मंकीज और एप्स के रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्टिव साइकिल कहने का क्या मतलब है? मतलब इवेंट्स का एक साइक्लिक सीक्वेंस जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस जो कि साइक्लिक वे में चलते रहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होता है? तो कोई भी फीमेल जो अपने प्यूबर्टी तक पहुंचती है, यानी कि लगभग 12 से 15 वर्ष के बीच का जो एज है, वहां पर यह शुरू होता है। और इसकी शुरुआत, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है, उसे मेनार्के कहते हैं। और ये ताउम्र नहीं चलता है, लगभग 45 से 55 साल की उम्र में ये जाकर रुक जाता है। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एवरेज ड्यूरेशन की, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 28 डेज मानकर चलते हैं। हालांकि ये वेरिएबल होता है, अलग अलग फीमेल्स में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। इसका जो नॉर्मल रेंज माना गया है वो 21 से 35 डेज का माना गया है। मतलब अगर किसी फीमेल में 20 डेज की साइकिल चल रही है तो वो एबनॉर्मल है, और अगर किसी को 36 डेज की साइकिल चल रही है तो वो भी एबनॉर्मल है, और 28 से 35 को नॉर्मल माना गया है। एक और बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच कि ओव्यूलेशन कब होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स समझते हैं कि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो साइकिल के बीच में होता है, जैसे कि 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ओव्यूलेशन जब भी होगा तो वो नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज बिफोर होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? मान लो किसी फीमेल में जो साइकिल चल रहा है वो 34 डेज का चल रहा है, तो इसमें ओव्यूलेशन होगा 34 से आप 14 को घटा दो, कहने का मतलब 20वें दिन यहां पर ओव्यूलेशन होगा। ऐसे ही किसी फीमेल में अगर मान लो कि 22 डेज का साइकिल चल रहा है तो वहां पर कब होगा ओव्यूलेशन? 22 में से आप 14 को सब्सट्रैक्ट करो, 8 आता है, यानी कि यहां पर 8th डे में ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ओव्यूलेशन हमेशा नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज बिफोर होता है। तो चलो इस साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग लेवल्स पर समझते हैं। कहने का मतलब इन इवेंट्स को हम हॉर्मोन्स के लेवल पर समझ सकते हैं, इन्हीं इवेंट्स को हम ओवरी के लेवल पर समझ सकते हैं और यूट्रस के लेवल पर समझ सकते हैं। यानी कि ये चेंजेस किसी एक जगह नहीं आते, हॉर्मोन्स के लेवल भी बदलते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। अगर ओवरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पहला 14 दिन होगा, यानी कि डे 1 से डे 14, इसे फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता रहता है। आपने पहले पढ़ा हुआ है ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के टॉपिक को। तो जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, यानी कि प्रिमॉर्डियल फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल तक का जो डेवलपमेंट होता है वो डे 1 से डे 14 के बीच ही होता है, इसलिए ये फेज कहलाता है फॉलिक्यूलर फेज। और जब 14th डे पर यहां पर ओव्यूलेशन हो जाता है, ध्यान रखना कि ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं 28 डेज की साइकिल को लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 28 डेज का ही साइकिल होता है फीमेल्स में। तो यहां जो ओव्यूलेशन होगा वो कब होगा? 14th डे पर होगा। और ओव्यूलेशन के बाद के जो 14 दिन होंगे, यानी कि डे 14th से लेकर के डे 28 तक, ये समय ल्यूटियल फेज कहलाता है। ल्यूटियल क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ओव्यूलेशन हो जाने के बाद ओवरी के अंदर जो फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा मौजूद रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और इन 14 दिनों में वो ही अपना खेल दिखाता है, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो 14 दिन है ये कहलाते हैं ल्यूटियल फेज। अब अगर हम इन्हीं इवेंट्स को यूट्रस के संदर्भ में देखें
तो जो पहला 5 दिन है यानी कि डे 1 से डे 5 उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, बिकॉज इन दिनों में ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या वजह होती है इसकी, वो सब हम आगे जानेंगे बहुत डिटेल में। डे 1 से डे 5 को माना गया है मेंस्ट्रुअल फेज। हालांकि जो नॉर्मल रेंज है मेंस्ट्रुअल फेज का वो डे 1 से डे 8 तक जा सकता है। अगर किसी में डे 8 से आगे तक जा रहा है तो उसे एबनॉर्मल माना जाएगा। और मेंस्ट्रुअल फेज में जो टोटल ब्लीडिंग होती है उसका अमाउंट 20 ml से लेकर 80 ml तक होता है। अगर 20 ml से कम है तो एबनॉर्मल माना जाएगा और अगर 80 ml से ज्यादा है तो उसे भी एबनॉर्मल माना जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद यानी कि डे 5 से लेकर डे 14 तक का जो समय होता है वो प्रोलिफेरेटिव फेज कहलाता है। प्रोलिफेरेटिव फेज कहने का मतलब इन दिनों में जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है वो प्रोलिफेरेट करता रहता है, वहां पर सेल्स की संख्या इंक्रीज होती रहती है और एंडोमेट्रियम थिक होता चला जाता है। तो ये फेज कहलाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। और जो बाद के 14 दिन होते हैं जिन्हें कि हमने ओवरी के संदर्भ में ल्यूचियल फेज कहा था, उन्हें हम यूट्रस के संदर्भ में सेक्रेटरी फेज कह सकते हैं। सेक्रेटरी फेज क्यों? बिकॉज ये जो 14 दिन का समय होता है इसमें यूट्रस के अंदर ग्लैंड्यूलर सेल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि फ्लूइड्स वगैरह बनाने लग जाते हैं कि अगर यहां पर इम्प्लांटेशन होगा तो उस डेवलपिंग फीटस को क्या दे पाएगा, ये न्यूट्रिशन दे पाएगा। ये ग्लैंड्स क्यों बढ़ने लग जाते हैं? बिकॉज इन्हीं 14 दिनों में ओवरी का ल्यूचियल फेज चल रहा है, वहां पर कॉर्पस ल्यूचियम बना हुआ है और आपको पता है कि कॉर्पस ल्यूचियम प्रोजेस्टेरॉन को काफी ज्यादा बनाता है। एस्ट्रोजन भी बनाता है ये, बट प्रोजेस्टेरॉन काफी ज्यादा बनाता है। और इसी प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में जो यूट्रस होता है वहां पर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं पहले से मौजूद, जो स्ट्रेट ग्लैंड्स होते हैं वो टॉर्शियस बनने लग जाते हैं, यानी कि वो घुमावदार बन जाते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये फेज यहां पर सेक्रेटरी फेज कहलाता है यूट्रस के संदर्भ में। चलो आगे इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। देखो यहां जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसके लिए मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को लास्ट तक सुन लोगे तो ये पूरा टॉपिक यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए भी, कुछ सेकंड्स के लिए भी आपका ध्यान यहां से हटता है मेरी बातों पर से, तो इस टॉपिक को आप नहीं समझ पाओगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों। देखो मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके इवेंट्स को हम लोग अलग अलग लेवल्स पर समझ सकते हैं, मतलब हार्मोनल लेवल पर, ओवरी के लेवल पर और यूट्रस के लेवल पर। तो हम यहां इन तीनों लेवल्स को एक साथ लेकर चलेंगे और उन्हें रिलेट करते हुए समझेंगे। जो हमारे बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है वो कहां से कंट्रोल होता है? तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है वहीं से कंट्रोल होता है। एक और बात बता दूं आपको कि यहां स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इन्हें पढ़ने में मत उलझ जाना, क्योंकि ये सब सिर्फ कीवर्ड्स हैं। मैं इन्हें कनेक्ट करता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो आपका फोकस होना चाहिए मेरी बातों पर और मेरे एक्सप्लेनेशन पर। तो जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है वो यहां आपको दिख रहा है, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो दिख रहा है ये पिट्यूटरी वाला हिस्सा है। पिट्यूटरी का जो ये वाला हिस्सा है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये जो हिस्सा है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो देखो हाइपोथैलेमस में एक हिस्सा होता है जिसे कि आर्क्युएट न्यूक्ली कहते हैं। न्यूक्ली कहने का मतलब कोई सेल वाला न्यूक्लियस मत समझ लेना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब भी न्यूक्लियस या न्यूक्ली की बात होती है तो उसका मतलब होता है वहां के न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज का एक कलेक्शन। तो यहां हाइपोथैलेमस में जो आर्क्युएट न्यूक्ली है उस जगह से जीएनआरएच आता है। जीएनआरएच क्या है भाई? जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एक ऐसा हार्मोन होगा जो कि गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाएगा। अब गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? गोनाडोट्रोपिन जैसा कि इसका नाम कह रहा है ये गोनैड्स पर ट्रॉपिक इफेक्ट काउज करेंगे। गोनैड्स क्या होते हैं? हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें गोनैड्स कहते हैं। तो जीएनआरएच के इफेक्ट की वजह से पिट्यूटरी से, पार्टिकुलरली यहां जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यहां से कुछ गोनाडोट्रोपिन्स निकलेंगे और वो गोनाडोट्रोपिन्स जाकर गोनैड्स पर यानी कि फीमेल में जो ओवरी है उस पर कुछ इफेक्ट काउज करेंगे और वहां जो काम हो रहा होगा उसमें हेल्प करेंगे। यहां पर कौन कौन से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से?
दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, एक है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब चलते हैं, देखते हैं ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है। ओवरी में पहले से कुछ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। आपको तो पता है कि ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बन चुके होते हैं कब, जबकि कोई फीमेल अपनी मां के गर्भ में डेवलप हो रही होती है। वहां पर बहुत सारे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं ओवरी में, और जब भी कोई फीमेल अपने प्यूबर्टी के एज तक पहुंचती है तो हर मंथ कुछ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स आगे डेवलप होते हैं और फिर उनमें से कुछ और आगे डेवलप होते हैं और फाइनली एक फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो देखो यहां जो कुछ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स हैं, इनमें से कुछ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, लगभग 10 से 20 प्रीमॉर्डियल फॉलिकल डेवलप होना शुरू करते हैं और बन जाते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। होते तो ये लगभग 10 से 20 हैं, बट यहां मैं सिर्फ एक को लेकर चलूंगा। तो देखो यहां एक प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ये बीच में क्या है? ये है प्राइमरी oocyte और इसको जो सराउंड किए हुए सेल्स हैं वो हैं एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स इसे क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये फर्दर डेवलप होकर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनेगा यहां पर? सेकेंडरी फॉलिकल। ये देखो ये बन रहा है क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। और ये मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। यहां पर ग्रैनुलोसा जो है ये क्या हो जाता है? मल्टी लेयर्ड हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? और जो अंदर में oocyte है ये पहले भी कैसा था? प्राइमरी oocyte ही था, और अब ये सेकेंडरी में अभी कैसा है? प्राइमरी oocyte ही है। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, किसमें? सेकेंडरी oocyte में। हाँ, एक और बात आपको पहले यहां बता दूं कि जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, ये जो बीच का प्रोसेस है, इसमें कौन हेल्प कर रहा होता है? एफएसएच हेल्प कर रहा होता है। कौन हेल्प कर रहा होता है? एफएसएच हेल्प कर रहा होता है। यह ध्यान रखना कि प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का बनना एफएसएच के कारण नहीं होता है, यह कुछ लोकल सब्सटेंसेस के कारण होता है जो ओवरीज में होते हैं। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल का बनना किसके इन्फ्लुएंस में होगा? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होगा। अब यहां सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। क्या क्या होगा भाई? एक तो यहां पर जो सराउंडिंग सेल्स थे, जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे, वो मल्टीलेयर्ड हो गए हैं। और ये जो oocyte है अंदर में, कौन सा? प्राइमरी oocyte। अगर इसे ध्यान से देखें, ये देखो बाहर निकाल कर दिखा रहा हूं, तो ये इस oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अराउंड एक लेयर बन जाता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये लेयर कहलाता है जोना पेल्यूसिडा। क्या कहलाता है? जोना पेल्यूसिडा। आपको याद होगा कि आपने ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में भी जोना पेल्यूसिडा को देखा था। तो यहां प्राइमरी फॉलिकल्स के अराउंड क्या बन चुका है? जोना पेल्यूसिडा बन चुका है। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इसी सेकेंडरी फॉलिकल वाले स्टेज में कि ये जो oocyte है अंदर में, ये कैसा है? अभी प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte है और ये मियोसिस फर्स्ट में क्या है? अरेस्टेड है। मियोसिस फर्स्ट में अरेस्टेड है। ये बात मैंने आपको बताया था जबकि आप फॉलिकल्स का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे ओवरी वाले टॉपिक में। चलो फिर से रिकॉल करवा दो। कोई फीमेल चाइल्ड जब अपनी मां के यूट्रस में डेवलप हो रही होती है तो वहां जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं उसके अंदर का जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है, लेकिन इसका जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्टेड हो जाता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं हुआ होता है। अब यहां क्या होता है? सेकेंडरी oocyte वाले स्टेज में पहुंचने के बाद ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें जल्दी से क्या हो जाता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाता है? सेकेंडरी oocyte। तो अब इसके बाद का जो स्टेज होगा सेकेंडरी के बाद का, जो कि क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल का। कौन सा स्टेज होगा? ग्राफियन फॉलिकल का। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होगा वो कैसा होगा? सेकेंडरी oocyte होगा। तो चलो यहां पर एक ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। देखो यहां पर ये सेकेंडरी oocyte है और इसके अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर होगा। ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर होगा। ये ग्रैनुलोसा सेल्स एक लिक्विड सेक्रेट करने लग जाते हैं जिसे कि हम लिकर फॉलिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? लिकर फॉलिकुली। और इसी फ्लूइड के कारण ग्रैनुलोसा सेल्स बीच में से बंट जाते हैं। ये जो लेयर है ना, ये डिवाइडेड हो जाता है। देखो बीच में फ्लूइड भरा हुआ रहेगा और कुछ स्पेस के बाद फिर से ग्रैनुलोसा सेल्स का एक लेयर प्रेजेंट होगा। बीच में जो खाली स्पेस है उसमें क्या होगा? फ्लूइड भरा हुआ होगा, लिकर फॉलिकुली। और लिकर फॉलिकुली के बाद फिर से लेयर्स होंगे किसके? ग्रैनुलोसा सेल्स के। और ग्रैनुलोसा के इस लेयर के ऊपर
जो सेल्स होंगे वो कहलाएंगे थीका सेल्स। तो यहां एक और लेयर होगा किसका? थीका सेल्स का। ये जो थीका सेल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। देखो भाई, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना? मैं फिर से रिकैप करवा दूं। हम लोग हाइपोथैलेमस से चले थे। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाता है। उसके बाद हमने ओवरी के अंदर होने वाले फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को देखा कि कैसे प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच की वजह से बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और ये बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। और अभी हम देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को, जहां की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसका है? थेका सेल्स का है। ये जो थेका सेल्स होते हैं ये एक काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये मेल हार्मोन्स को बनाते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये मेल हार्मोन्स को बनाते हैं जिन्हें कि हम एंड्रोजन्स कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फीमेल है तो फिर यहां मेल हार्मोन्स क्यों बन रहे हैं? बिल्कुल, ये जो एंड्रोजन्स हैं ये आगे चलकर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन्हें कौन कन्वर्ट करेगा? तो थेका सेल में बनने के बाद ये आ जाते हैं ग्रैनुलोजा सेल्स के पास। और ग्रैनुलोजा सेल्स के पास एक एंजाइम की मदद से, जो कि है एरोमेटेज एंजाइम, उस एंजाइम की मदद से ये एंड्रोजन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एस्ट्रोजन में। तो थेका सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या है भाई? एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना। हालांकि आप डिटेल में देखो तो थेका सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, जिससे कि ग्रैनुलोजा सेल्स कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एस्ट्रोजन में। तो देखो अब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो आगे नहीं समझ पाओगे। देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा भाई? तो ग्रैनुलोजा सेल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन को बना रहे हैं। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से यूट्रस पर क्या इफेक्ट होगा? यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसमें प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन कहने का मतलब जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, एंडोमेट्रियम थिक होता चला जाएगा। यहां पर सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है और एंडोमेट्रियम कैसा होता जा रहा है? थिक होता जा रहा है। और एक और चीज होगा यहां पर, ध्यान से समझना। अब तक क्या हो रहा है भाई? ये फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, लगभग 10-20 प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप हुए थे किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स में। उनमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुए सेकेंडरी फॉलिकल में, और कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं क्या बनने के लिए? ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए। क्या इन सबका डेवलपमेंट का रेट सेम होगा? नहीं, थोड़ा बहुत का तो डिफरेंस होगा। कोई फॉलिकल थोड़ा सा जल्दी डेवलप हो रहा होगा, कोई फॉलिकल थोड़ा सा कम जल्दी डेवलप हो रहा होगा। अब देखो क्या होता है, आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में। तो यहां पर भी जो फिटेस्ट है, जो बेस्ट है, सिर्फ वो ही फॉलिकल बचेगा आगे। ऐसा कैसे होता है भाई? तो मान लो कि बहुत सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं और क्या बनने वाले हैं? वो ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है अभी। ग्राफियन फॉलिकल बनने का जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है वो एक है अभी, और बाकी सब भी बनने वाले हैं अलग अलग स्टेजेस में, सेकेंडरी और ग्राफियन के बीच में। लेकिन कोई एक जो है वो काफी डेवलप हो चुका है। अब समझो क्या होता है। हमने देखा था कि एस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ गया है, और एस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल के कारण अगर यूट्रस में देखें क्या होता है तो वहां एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा था। और जो दूसरा इफेक्ट होता है बढ़े हुए एस्ट्रोजन का, वो ये होता है कि एक निगेटिव फीडबैक चला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। आपको पता है कि हमारे बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। किसी भी चीज का लेवल जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो खुद उसका लेवल नीचे लाना होता है। तो एस्ट्रोजन का ये काफी बढ़ा हुआ लेवल एक निगेटिव फीडबैक भेज देता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी देखता है, अरे एस्ट्रोजन का लेवल तो काफी बढ़ गया है, चलो ऐसा करो एफएसएच का लेवल घटा दो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आना कम हो जाता है, एफएसएच का लेवल काफी डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही एफएसएच का लेवल घटा तो क्या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट फर्दर पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां से आगे जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा था प्राइमरी से आगे, वो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में चल रहा था। अब एफएसएच का अचानक से लेवल क्या हो गया है? काफी डिक्रीज हो गया है। तो जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे, सेकेंडरी से ग्राफियन बनने वाले थे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक फॉलिकल जो कि बेस्ट था, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा डेवलप हो चुका था, वो बचा रह जाएगा। वो क्या बन जाएगा आगे चलकर के? ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि कोई एक बंदा है जिसके कि 5 बेटे हैं,
और वो पांचों बेटे उस बंदे पर आश्रित हैं, यानी कि पांचों बेटे अपने पिता पर आश्रित हैं। और जो पिताजी हैं वो पांचों बेटे को पैसे देते हैं मेंटेनेंस के लिए, खाने पीने के लिए, और पिताजी के पैसों पर ही ये पांचों बेटे जीवित हैं अभी तक। पांचों में जो सबसे बड़ा है, एक दिन क्या होता है, उसकी जॉब लग जाती है और वो खुद पर डिपेंडेंट हो जाता है। वो अब अपने पिताजी पर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो कोई गिफ्ट भेजता है अपने पिताजी को। पिताजी को जैसे ही मैसेज मिला कि ये जो बेटा है मेरा क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो पिताजी ने अचानक से सारे बेटे को पैसे देना बंद कर दिया। अब क्या होगा, जब पिताजी ने पैसे देना बंद कर दिया सबको, तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो था, कहने का मतलब जिसे कि जॉब लग गई थी, जो सबसे बड़ा था, वो तो इंडिपेंडेंट हो चुका था, वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जो बाकी बेटे थे जो कि अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए थे, पिता के दिए हुए पैसे से ही वो खा पी रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हाइपोथेटिकली सोचो, कुछ ऐसा ही यहां होता है। बहुत सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं ग्राफियन बनने के लिए, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, लेकिन एस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी अचानक से एफएसएच के लेवल को क्या कर देता है, काफी घटा देता है, जिससे कि सिर्फ एक फॉलिकल जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड था वो बचा रह जाता है और बाकी सारे फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये जो मरे हुए फॉलिकल्स हैं इन्हें एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और जो बेस्ट डेवलप्ड फॉलिकल है सिर्फ वही क्या हो पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। और ये जो बेस्ट डेवलप्ड एक फॉलिकल है उसी में ये चीज होगा जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वहां पर ग्रैनुलोसा से एक फ्लूइड बनेगा जो कि कहलाएगा लिकर फॉलिकुले। आपने ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को भी देखा था। यहां पर क्या हो रहा है, ग्रैनुलोसा का जो ये पहला वाला लेयर है, ये जो पहला वाला लेयर है, इसके बाद कुछ स्पेस दिख रहा है ना आपको, यहां पर एक लिक्विड भर जाता है जिसे कि क्या कहते हैं, लिकर फॉलिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं, लिकर फॉलिकुली कहते हैं। ये लिकर फॉलिकुली यहां पर भरना शुरू हो जाता है। और क्या होता है भाई, जो कि मैंने बताया था आपको कि यहां जो प्राइमरी ओसाइट है, ये प्राइमरी ओसाइट भी अब बन जाएगा क्या, सेकेंडरी ओसाइट। कैसे बन जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, यहां पर जो मियोसिस फर्स्ट में ये अरेस्टेड था वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही यहां पर जो ओसाइट है वो कैसा बन जाता है, सेकेंडरी ओसाइट। तो अब जो सेकेंडरी फॉलिकल था वो क्या बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, मैं फिर से एक डायग्राम बनाकर आपको थोड़ा सा क्लियर वे में समझाता हूं। देखो ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के ऊपर जो एक लेयर है ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर जो सेल्स का लेयर है, ये सेल्स क्या कहलाते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स कहलाते हैं। ये सिंगल लेयर भी हो सकता है और एक से ज्यादा लेयर भी हो सकता है, एक दो लेयर्स यहां हो सकते हैं। और बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ये फ्लूइड क्या कहलाता है भाई, लिकर फॉलिकुली कहलाता है। ये फ्लूइड क्या कहलाता है, लिकर फॉलिकुली कहलाता है। लिकर फॉलिकुली के ऊपर एक और लेयर होगा, किसका, ग्रैनुलोसा सेल्स का ही। ग्रैनुलोसा सेल्स का एक और लेयर होगा, सिर्फ एक लेयर ही नहीं भाई, यहां पर ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे सेल्स होंगे यहां पर, तो एक से ज्यादा लेयर्स भी यहां हो सकते हैं। और ग्रैनुलोसा सेल्स के जो दोनों लेयर्स होते हैं ये भी कनेक्टेड होते हैं आपस में क्यूम्यूलस ओफोरस के थ्रू, जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स से ही बना हुआ होता है, जिसे कि जर्म हिल भी कहते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, ग्राफियन फॉलिकल का। यहां पर कुछ और चीजें भी होती है ना, एक और लेयर होता है थीका सेल्स का। यहां पर जो लेयर है ये क्या होता है, थीका सेल्स का, जो कि अंदर वाला जो लेयर है वो थीका इंटरना कहलाएगा, और एक और लेयर होगा बाहर का जो कि कहलाएगा थीका एक्सटर्ना। ठीक है भाई, आपने देखा हुआ इन सारी चीजों को ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम में। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप ओवरी वाले लेक्चर में ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम को नहीं समझो, वो देख लो पहले जाकर, फिर यहां समझ पाओगे। तो देखो क्या हो रहा है, यहां जो ग्राफियन फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, यानी कि ये जो पिंक कलर वाले सेल्स हैं यहां, ये सेल्स लिकर फॉलिकुली बनाते चले जाते हैं। यानी कि यहां लिकर फॉलिकुली का जो अमाउंट है ये बढ़ता जा रहा है, लिकर फॉलिकुली का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब लिकर फॉलिकुली का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर घटेगा नहीं, इंक्रीज होगा, क्योंकि अंदर में फ्लूइड बढ़ता जा रहा है। और ग्राफियन फॉलिकल का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है थीका सेल्स का, ये थीका सेल्स कुछ एंजाइम्स बनाने लग जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं। किसी भी चीज को ये डाइजेस्ट करेंगे, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है यहां वो होता है कोलाजनेज। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये किसे डाइजेस्ट करेगा, कोलाजन को। और आपको पता है कि जो थीका सेल्स का आउटर लेयर होता है, यानी कि थीका एक्सटर्ना,
वहां पर कोलाजन फाइबर्स होते हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, किसका, ये अंदर का, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का। क्यों? बिकॉज लिकर फॉलिकुली बढ़ता जा रहा है, फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, ग्रैनुलोजा सेल्स जो है वो लिकर फॉलिकुली बनाते जा रहे हैं, और जो बाहरी कवरिंग है वो कमजोर होती जा रही है। क्यों? बिकॉज कोलेजनेज आ रहा है और वो डाइजेस्ट करता जा रहा है यहां के कोलाजन फाइबर्स को। अब क्या होना है, आप अंदाजा लगा सकते हो, अब ये रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? बाहर का वाल कमजोर हो रहा है और अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। और ये क्यों फटेगा आपको पता है? बिकॉज ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर कर गया है। अब समय आ चुका है किस चीज का? ओव्यूलेशन का। इस चीज का समय आ चुका है ओव्यूलेशन का, जिसमें कि ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर भागेगा और जाएगा कहां? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये कैसे होता है समझो। फिर से कह रहा हूं, ध्यान बिल्कुल यहां होना चाहिए। चलो एक बार अब तक जो कुछ हुआ है उसे मैं रिकैप कर दूं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सको। हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर वो एफएसएच और एलएच के रिलीज को बढ़ाया। ओवरी के अंदर क्या हुआ? फॉलिकल्स डेवलप किए और बन गया एक ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है? सेकेंडरी ओसाइट है, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। अब समय आ चुका है ओव्यूलेशन का, और ओव्यूलेशन से ठीक पहले एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है। क्या होता है? ध्यान से समझना। हमने पहले देखा था कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज कर जाता है। लेकिन यहां कुछ अलग हो जाता है। क्या होता है भाई, कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके ग्रैनुलोजा सेल्स तो एस्ट्रोजन बना रहे हैं, और एस्ट्रोजन का लेवल जो बढ़ता है, इस एस्ट्रोजन के लेवल की वजह से ओव्यूलेशन से ठीक पहले एक उल्टा काम हो जाता है। क्या होता है कि ये पॉजिटिव फीडबैक लेकर के चला जाता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ऐसा क्यों होता है? ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्यों हो रहा है? यानी कि ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव फीडबैक क्यों ले जा रहा है? ये अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं है। कुछ थ्योरीज जरूर हैं, लेकिन कोई भी बिल्कुल करेक्ट वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या हो रहा है भाई, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर के चला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और इस पॉजिटिव फीडबैक के कारण क्या होगा? एफएसएच और एलएच का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। एफएसएच और एलएच का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। एफएसएच का लेवल तो थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन जो एलएच का लेवल यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से। इसे हम एलएच सर्ज कहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, जो एलएच का लेवल है वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एक शार्प इंक्रीज होता है इसमें एलएच के लेवल में। इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। और एलएच सर्ज होने की वजह से यहां क्या होता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। क्यों ओव्यूलेशन होता है? हमने पहले से देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्यों प्रेशर बढ़ता चला जाता है भाई? क्योंकि लिगर फॉलिकुली जो है वो लगातार बनता जा रहा है, फ्लूइड लगातार बढ़ रहा है अंदर में, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। और थीका सेल्स कोलेजनेज बनाते हैं, जिनकी वजह से जो आउटर वॉल होता है, जो आउटर लेयर होता है थीका एक्सटर्ना, ये क्या होता है? कमजोर होता चला जाता है। अब प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल कमजोर हो रही है, और क्या आ गया भाई? एलएच आ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया। ये तुरंत से क्या करवा देता है? ओव्यूलेशन करवा देता है। यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर गया, वो फट गया। अंदर जो लिक्विड था लिकर फॉलिकुली वो स्प्लैश आउट हो गया, फ्लूइड जो है वो स्प्लैश आउट हो गया, और जो सेकेंडरी ओसाइट था अंदर में वो निकलकर कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ये सेकेंडरी ओसाइट अकेला नहीं जाता है। मान लो ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसके अराउंड जो ग्रैनुलोजा सेल्स थे वो भी जाते हैं, और ये ग्रैनुलोजा सेल्स यहां पर खुद को एक लेयर में अरेंज कर लेते हैं जो कि कहलाता है कोरोना रेडिएटा। मतलब यहां पर क्या हुआ है भाई? सेकेंडरी ओसाइट पहुंच चुका है। मैं यहां पर कोरोना रेडिएटा वगैरह को ड्रॉ नहीं करूंगा सिंपल रखने के लिए। सेकेंडरी ओसाइट पहुंच चुका है कहां? फैलोपियन ट्यूब में। अब देखो ओवरी के अंदर क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर कर गया, बाकी के बचे हुए जो ग्रैनुलोजा सेल्स हैं किसके? ग्राफियन फॉलिकल के, वो अब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। कैसे कन्वर्ट होंगे भाई? तो एलएच यहां पर भी काम करेगा। एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिनाइज करेगा बचे हुए ग्रैनुलोजा सेल्स को और बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो सेल्स है ना, ग्रैनुलोजा सेल्स, ये एलएच के इफेक्ट की वजह से क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है और ये येलो कलर के हो जाते हैं।
तो इस तरीके से क्या बन गया भाई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। और कॉर्पस ल्यूटियम एक तरह का टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बनाता रहता है। एस्ट्रोजन यहां पर कम अमाउंट में बनता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में बनता है। देखो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, चलो समझते हैं। देखो जो एस्ट्रोजन अब तक बन रहा था कहने का मतलब क्या, जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे उनके जो ग्रैनुलोजा सेल्स से एस्ट्रोजन बन रहा था, ग्राफियन फॉलिकल के भी ग्रैनुलोजा सेल से क्या बन रहा था, एस्ट्रोजन बन रहा था। ये एस्ट्रोजन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था, प्रोलिफरेट कर रहा था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन जो था वो क्या कर रहा था, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवा रहा था, मतलब वहां की थिकनेस को बढ़ा रहा था। यानी कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटेड है, थिक हो चुका है यहां पर। और अब जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन इस यूट्रस पर काम करके उसको और ज्यादा प्रिपेयर्ड करता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है। कॉर्पस ल्यूटियम जो यहां पर ओवरी के अंदर बना हुआ है, ये कॉर्पस ल्यूटियम इसी उम्मीद में है कि अभी अभी हमारे घर से जो भाग कर गया है कौन, सेकेंडरी ओसाइट, वो फर्टिलाइज हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर और वहां से वो जाकर क्या होगा, इंप्लांट होगा एंडोमेट्रियम में। और इसी उम्मीद को लेकर के कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर रहा है। और ये प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियम पर क्या काम करता है, देखो यहां पर ये वास्कुलराइजेशन को बढ़ा देता है। जो आर्टरीज यहां पर सीधी सीधी स्ट्रेट आर्टरीज थी उनको ये घुमावदार आर्टरीज बना देता है, जिससे कि यहां पर वास्कुलराइजेशन बढ़ जाता है। यहां पर जो स्ट्रेट ग्लैंड्स थे पहले, एंडोमेट्रियम में जो स्ट्रेट ग्लैंड्स थे पहले, उनको ये टॉर्शियस ग्लैंड बना देता है, मतलब घुमावदार ग्लैंड्स बना देता है, जिससे कि ग्लैंडुलर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और जो फ्लूइड्स यहां पर सेक्रेट होने चाहिए यूट्रस में, वो फ्लूइड्स सेक्रेट होने लग जाते हैं। ये सारा कुछ, ये सारा प्रिपरेशन किसके लिए हो रहा है भाई, प्रेगनेंसी के लिए हो रहा है। सबको उम्मीद है, किस चीज की उम्मीद है भाई, कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट गया है ये फर्टिलाइज हो जाएगा, कोई स्पर्म आएगा इसके पास, इसे फर्टिलाइज कर देगा और ये जाइगोट बनकर जाकर क्या होगा, इंप्लांट हो जाएगा। अब आगे समझते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर ये सेकेंडरी ओसाइट लकी है और इसको समय पर स्पर्म सेल मिल गया, मान लो कि स्पर्म सेल आया और ये जाकर पहुंच गया इस वेट करते हुए किसके पास, एग सेल के पास। एग सेल जो है ना, ये लगभग 48 आवर्स तक वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छा, अगर इस बीच में स्पर्म नहीं आया तो ये डिजेनरेट कर जाएगा। तो अगर ये लकी है तो यहां पर स्पर्म पहुंचेगा, अगर ये लकी नहीं है तो क्या होगा, इसे स्पर्म नहीं मिलेगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो चलो पहले हम समझते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा उस केस में। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो तो अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये उम्मीद कर रहा है किस चीज का, फर्टिलाइजेशन का, इंप्लांटेशन का, प्रेगनेंसी का। ये सोचेगा कि भाई मैं तो प्रोजेस्टेरॉन भेजता जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर क्या होना है, इंप्लांटेशन होना है, यूट्रस को एकदम तैयार करके रखना है प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरॉन को ये बनाता रहेगा और ये इंतजार करता रहेगा कि इसको कोई हैप्पी मैसेज मिले, किस चीज का, कि इंप्लांटेशन हो गया भाई, प्रेगनेंसी हो गई है। ये इसी हैप्पी मैसेज के इंतजार में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को बनाता रह जाता है। लेकिन सो सैड, क्या होता है भाई, ये तो प्रोजेस्टेरॉन को बनाता जा रहा है लेकिन इसे कोई मैसेज मिला नहीं, नो मैसेज ऑफ प्रेगनेंसी। इसको प्रेगनेंसी का कोई मैसेज नहीं मिला अब तक। ये समझ जाता है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, और जब प्रेगनेंसी हुई नहीं तो मेरे रहने का क्या औचित्य है, मैं क्यों रहूं, मैं क्यों हार्मोन सेक्रेट करता रहूं। तो ये सैड होकर डिजेनरेट हो जाता है, और डिजेनरेट होकर ये देखो छोटा सा बन गया डिजेनरेट होकर, और बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस एल्बिकेंस भी धीरे धीरे डिजेनरेट होकर खत्म हो जाता है, ओवरी में मिल जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो कि डिजेनरेट कर गया है, खत्म हो गया है, तो क्या प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को कौन बना रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम। और जब कॉर्पस ल्यूटियम ही बेचारा चला गया तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा क्या? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होगा, अचानक से काफी डिक्रीज कर जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डिक्रीज करेगा तो एंडोमेट्रियम जो है क्या वो मेंटेन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा मेंटेन, क्योंकि एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन कर रहा था वो कौन कर रहा था भाई? प्रोजेस्टेरॉन कर रहा था। एंडोमेट्रियम में जो काफी सारा वास्कुलराइजेशन हुआ था, यहां पर घुमावदार आर्टरीज बन गई थी, ये जो ग्लैंड्स यहां पर काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गए थे, ये सारा कुछ कौन मेंटेन कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन कर रहा था। अब प्रोजेस्टेरॉन का ही लेवल क्या हो गया है, काफी घट गया है।
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो अचानक से घटेगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रह नहीं पाएगा और जो एक्स्ट्रा सेल्स यहां पर बने थे वो स्लो ऑफ हो जाएंगे यहां से, यानी कि ब्लड वेसल्स वगैरह छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ये सेल्स वगैरह और जो नए ब्लड वेसल्स बने हैं वो सब यहां से बाहर आ जाएंगे, स्लो ऑफ हो जाएंगे, जो कि ब्लीडिंग के रूप में यूट्रस से होते हुए वेजाइना के बाहर आएंगे। तो ये क्या कहलाएगा भाई? ब्लीडिंग कहलाएगा। अब इस समय प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बिल्कुल डिप हो चुका है, बिल्कुल घट चुका है। क्यों घट चुका है भाई? प्रोजेस्टेरॉन तो बन नहीं रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो चला गया, और एस्ट्रोजन भी कैसे बनेगा भाई? ना तो कोई ग्रैनुलोसा सेल है और ना तो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि थोड़ा बहुत बना रहा था एस्ट्रोजन को। दोनों का लेवल जब काफी डिप हो जाता है, काफी डिक्रीज कर जाता है, तो अचानक से पता चलती है ये बात किसको? हाइपोथैलेमस को, कि अरे भाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल तो काफी डिक्रीज कर गया है, तो चलो क्या करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाओ। ये जीएनआरएच को बढ़ाता है, वो फिर से वैसे ही आएगा कहां? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर निकलेगा एफएसएच और एलएच। फिर से क्या होगा? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, तो फिर से नया साइकिल शुरू होगा और फिर से एक नई उम्मीद लेकर पूरा सिस्टम फिर से खुद को तैयार करेगा। किस चीज के लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अब समझो, यहां पर हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मान लेते हैं कि जो oocyte बाहर गया था ये लकी oocyte है और इसको समय पर क्या मिल गया? स्पर्म सेल मिल गया और इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? जाइगोट। जाइगोट बन गया, यानी कि स्पर्म और एग सेल फ्यूज होकर जाइगोट को बना चुका है। कहां पर भाई? ये जो एम्पुला वाला रीजन है यहीं पर बनता है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे आगे ट्रैवल करता जाएगा यूट्रस की तरफ और ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरेगा, यानी कि ये सिंगल सेल है ना जो जाइगोट है, ये डिवाइड करके 2 सेल वाले स्टेज में पहुंचेगा, फिर और डिवाइड करेगा, अलग अलग स्टेजेस से होता हुआ ये ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज तक पहुंचेगा। ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है? तो एक इनर सेल मास होता है, इसके पास कुछ सेल्स होते हैं इनर सेल मास, और एक एक्सटर्नल लेयर होता है जो कि कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर में एक कैविटी बन जाती है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है जो कि क्या होगा? इंप्लांट होगा। कैसे इंप्लांट होगा भाई? तो ये ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे कि ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस बनने लग जाएंगे, कुछ विल्ले टाइप का बन जाएगा जो कि है ट्रोफोब्लास्ट विल्ले, और ये ट्रोफोब्लास्ट विल्ले एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा, इंटरडिजिटेट हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंप्लांटेशन, यानी कि ये इंप्लांट हो गया है, एंडोमेट्रियम में धंस गया है और ये आगे अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करेगा। अब चलो थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। हमने देखा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो अपना काम कर रहा था, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट कर रहा था और इंतजार कर रहा था एक हैप्पी मैसेज का जो कि उसे बताएगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है सक्सेसफुली। ये मैसेज कहां से जाता है, कौन भेजता है, चलो समझते हैं। देखो, जो ट्रोफोब्लास्ट विल्ली है ये एक हार्मोन को बनाता है। हार्मोन का नाम है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसे कि हम कहते हैं HCG। ये HCG कहां से निकलेगा भाई? यहां जो विलेई बना हुआ है ये विलेई सेक्रेट करेगा किस चीज को? HCG को, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को। अब ये ब्लड के थ्रू अलग अलग जगह जाएगा, ये पहुंचेगा कहां तक? ओवरी तक। कहां तक पहुंचेगा? ओवरी तक। ओवरी के अंदर ये मैसेज को लेकर के आया किसके पास? कॉर्पस ल्यूटियम के पास, क्योंकि HCG तभी बनेगा जबकि प्रेगनेंसी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है, विलेई बन चुका है ट्रोफोब्लास्ट का। और इस मैसेज को देख करके, यानी कि HCG को देख करके कॉर्पस ल्यूटियम खुश हो जाता है और खुश होकर के ये और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनाने लग जाता है। प्रोजेस्टेरॉन काफी सारा ये बनाने लग जाता है खुश होकर के, जिससे कि एंडोमेट्रियम और अच्छे से एकदम मेंटेन्ड रहे और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले यहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए। और देखो HCG और क्या सब काम करता है। HCG पहुंचता है ब्लड के थ्रू CNS तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और इसकी वजह से नॉसिया की फीलिंग आती है, यानी कि वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉसिया की फीलिंग जो है इसका काफी महत्व है, क्योंकि इस फीलिंग से ही फीमेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसको अपने डाइट में जिन चीजों का ध्यान रखना है, अपने लाइफस्टाइल में जिन चीजों का ध्यान रखना है वो रखना शुरू कर देती है। तो ये नॉसिया क्यों होता है प्रेगनेंसी में? बिकॉज जो HCG बन रहा है ये HCG जा रहा है CNS के पास और इसी की वजह से नॉसिया की फीलिंग ट्रिगर हो रही है। और जो प्रेगनेंसी का टेस्ट वगैरह होता है, स्ट्रिप टेस्ट वगैरह, जो कि यूरिन के थ्रू होता है,
वो भी HCG पर ही बेस्ड होता है। कुछ HCG यूरिन में भी आ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव बना देता है। अब देखो और क्या होता है, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम तो अब डिजेनरेट होगा नहीं, क्योंकि उसको हैप्पी मैसेज मिल चुका है। पिछली बार ना हमने देखा था कि वो 10-12 दिनों के बाद मर गया था, डिजेनरेट हो गया था, क्योंकि उसे हैप्पी मैसेज मिला नहीं। बट यहां उसे हैप्पी मैसेज तो मिल चुका है, वो और ज्यादा एक्टिव होकर के अपना काम कर रहा है। और अपना काम कर रहा है तो क्या बना रहा है भाई, काफी सारा प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बना रहा है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसकी वजह से एक निगेटिव फीडबैक मिलता रहेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और इस निगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच का लेवल क्या रहेगा, डाउन रहेगा। एफएसएच का लेवल डिक्रीज्ड रहेगा। और जब एफएसएच का लेवल डिक्रीज्ड रहेगा तो क्या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, एफएसएच का लेवल डिक्रीज्ड है। कब तक डिक्रीज्ड रहेगा, जब तक कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। और अभी तो बढ़ा हुआ रहेगा ही भाई, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो अपना काम कर रहा है काफी खुश होकर के। तो यहां पर कोई भी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट नहीं होगा ओवरी के अंदर। और जब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या नया रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होगा, नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। और एंडोमेट्रियम कैसा रहेगा भाई, मेंटेन्ड रहेगा। क्यों मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा रहेगा, काफी बढ़ा हुआ रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम इन हार्मोन्स को बनाता हुआ रहेगा। और एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड है, इसका मतलब प्रेगनेंसी भी कैसी रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। एंडोमेट्रियम एकदम रिच रहेगा ब्लड से, न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई से, और प्रेगनेंसी इस तरीके से क्या होगी, मेंटेन्ड रहेगी। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 3 से 4 महीने तक अपना काम करता है। प्रेगनेंसी तो 9 महीने की होती है ऑलमोस्ट। क्या होता है भाई, इसी बीच में ये जो विलेई वाला हिस्सा था, यहां पर प्लासेंटा डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप होता है, तो ये विलेई वाला हिस्सा और एंडोमेट्रियम का हिस्सा दोनों फ्यूज करते हैं और इस तरीके से प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। जब प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है लगभग 3 से 4 महीने के बाद, तो प्लासेंटा खुद बनाने लग जाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाने लग गया प्लासेंटा, तो कॉर्पस ल्यूटियम समझता है कि अब मेरा समय हो चुका है, मेरे काम को किसी और ने संभाल लिया, तो अब मैं रिटायर हो जाता हूं। कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम करना बंद कर देता है, रिटायर हो जाता है, और ये डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनकर पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है। इस तरह से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे मैकेनिज्म को अलग अलग लेवल्स पर समझा। कहने का मतलब हार्मोन्स के लेवल पर, ओवरी के लेवल पर और यूट्रस के लेवल पर क्या क्या इवेंट्स होते हैं और वो सब किस तरीके से रिलेटेड हैं, कैसे हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं इन सारे इवेंट्स को, ये सब कुछ हमने काफी डिटेल में जाना। अब तक जो कुछ भी सीखा आपने, उन सारी बातों को मैं एक बार काफी शॉर्ट में आपके सामने फिर से लाने वाला हूं। आप इन बातों को ध्यान से सुन लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो अभी अभी बने हैं वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। चलो फिर से बताता हूं, इन सारी चीजों को क्लियर करता हूं पहले आपके सामने से। देखो, हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर के स्टिमुलेट किया और वहां से एफएसएच आया, जिसकी वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल बना। अचानक से एलएच का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। एलएच सर्ज की वजह से क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। यहां पर पहुंच गया क्या, सेकेंडरी ओसाइट। इस सेकेंडरी ओसाइट में क्या होगा, या तो इससे अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर स्पर्म मिला है और फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट आगे चल करके इंप्लांट करेगा कहां पर, अपने ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में पहुंच करके ये एंडोमेट्रियम में इंप्लांट कर जाएगा। एंडोमेट्रियम में ये इंप्लांट करेगा, यहां पर विलेई वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे कि एचसीजी सेक्रेट होगा। एचसीजी सेक्रेट होगा, वो आगे नौसिया वगैरह की फिलिंग को करवाएगा। और जो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो एफएसएच नहीं आएगा। एफएसएच क्यों नहीं आएगा भाई, बढ़ा हुआ लेवल निगेटिव फीडबैक भेजता है और एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को नहीं सीक्रेट करता है। एफएसएच नहीं आएगा तो फिर से कोई नई साइकिल चलेगी नहीं, कोई नई साइकिल चलेगी नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ रहेगा। कब तक रुका हुआ रहेगा, जब तक कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को बनाने लग जाता है।
जब ये हार्मोन्स बनने लग जाते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम रिटायर होकर डिजेनरेट हो जाता है। और दूसरे केस में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जैसा कि नॉर्मली ज्यादातर बार होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां पर वेट करता हुआ ये एग सेल डिजेनरेट हो जाएगा। ये डिजेनरेट होगा, बट कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के इंतजार में प्रोजेस्टेरॉन को तो बनाता हुआ रह जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन को बनाता हुआ रहेगा तो कुछ दिनों तक यहां पर एंडोमेट्रियम तो मेंटेन रहेगा, लेकिन जब प्रेगनेंसी का कोई मैसेज नहीं मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, तो ये क्या होगा, सैड होकर के डिजेनरेट कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम के खत्म होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही घटेगा तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, मेंटेन्ड नहीं रह पाएगा और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो चुका है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। इनका लेवल डिक्रीज करेगा तो जीएनआरएच वापस से आने लग जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस समझ लिया कि इनका लेवल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। जीएनआरएच फिर से आएगा, फिर से सेम बातें होंगी, यानी कि फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। अगर डेज के हिसाब से देखें तो जो सारा कुछ हो रहा था डे 1 से, वहां से लेकर के ओव्यूलेशन ये हुआ, ये हिस्सा क्या था भाई, ये था फॉलिक्यूलर फेज, यानी कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे। और इसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम कर रहा था 10-12 दिनों तक, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखा हुआ था। और फाइनली लास्ट में ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। क्यों घट जाता है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम को कोई मैसेज आया नहीं, वो खत्म हो जाता है। ये बाद वाला जो फेज है, ये फेज कौन सा फेज है भाई, ये ल्यूटियल फेज है। कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज क्यों, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर एक्टिव रहता है। तो इस तरीके से हमने डेज के हिसाब से भी इन सारे इवेंट्स को रिलेट कर लिया। अब चलो एक ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। उस ग्राफ में हम ये जानेंगे कि ये जो अलग अलग डेज हैं, यानी कि डे 1 से लेकर के ऑलमोस्ट डे 14 का समय, फिर डे 14 से लेकर के डे 28 तक का समय, ये सारा जो अलग अलग समय होता है, इसमें अलग अलग हार्मोन्स के लेवल कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं, इन चीजों को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने ये जो ग्राफ है, यहां पर डेज को दिखाया गया है एक्स एक्सिस पर। देखो यहां पर डे 1 से लेकर के ये साइकिल आगे चलता है और आगे 27, 28, 29 या फिर वापस से डे 1 जो आ जाता है वो दिखाया गया है आपको। और जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उन्हें यहां पर दिखाया गया है। चलो देखते हैं जो ओवरी के इवेंट्स हैं, ओवेरियन इवेंट्स, यहां पर क्या होगा भाई, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो इसके अंदर ग्रैनुलोजा सेल्स बनेंगे, और ग्रैनुलोजा सेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये देखो आप, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब ये बढ़ते हुए लगभग मैच्योर होने के स्टेज पर पहुंच जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल अब ओव्यूलेट करने वाला है, तो याद होगा वहां पर क्या हुआ था, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ था। अनएक्सपेक्टेड इवेंट में क्या हुआ था, एस्ट्रोजन का जो बढ़ा हुआ लेवल था वो किसको स्टिमुलेट कर दिया था, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एफएसएच और एलएच को रिलीज करने के लिए। तो एफएसएच का भी अमाउंट देखो अचानक से क्या होता है, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले काफी ज्यादा बढ़ता है, और एलएच का अमाउंट तो और काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहलाता है एलएच सर्ज, एलएच का अचानक से काफी ज्यादा बढ़ना। और इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है भाई, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद क्या बन गया भाई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो अब ये किस चीज को बनाएगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बनाएगा। एस्ट्रोजन तो ये बहुत ज्यादा नहीं बनाएगा, बट प्रोजेस्टेरॉन काफी ज्यादा बनाने लग जाएगा। देखो प्रोजेस्टेरॉन अचानक से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कुछ दिनों तक मेंटेन रहेगा, और प्रेगनेंसी हुई नहीं तो जो सेकेंडरी ओसाइट गया था फैलोपियन ट्यूब में, वो क्या होगा, डीजेनरेट करेगा। डीजेनरेट करेगा, ये बात धीरे धीरे पता चल जाएगी किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी का कोई मैसेज आएगा नहीं। जब कॉर्पस ल्यूटियम को यह बात पता चलेगी कि प्रेगनेंसी हुआ नहीं, तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, और फिर वो डीजेनरेट कर जाएगा। इसके डीजेनरेट करते ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो अचानक से क्या होगा, काफी ज्यादा डिप कर जाएगा। ये जैसे ही डिप करेगा तो एंडोमेट्रियम क्या मेंटेन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। देखो हमने देखा था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है एस्ट्रोजन का, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम भी क्या हो रहा था, थिक होता चला जा रहा था। एंडोमेट्रियल लाइनिंग और रिच होती चली जा रही थी ब्लड वेसल्स से। लेकिन अब इसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डिक्रीज करेगा तो ये एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगा,
ब्रेक डाउन हो जाएगा और स्लो ऑफ होकर ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी के बाहर आएगा, जो कि यहां पर मेंसेस के रूप में दिखाया गया है आपको। ये लगभग डे 5 तक ये चलता है। तो इस तरीके से आपने हॉर्मोन्स के लेवल को और उनसे एसोसिएटेड सारे इवेंट्स को एक ग्राफ के माध्यम से भी समझा। ये ग्राफ नीट के लिए और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो गया, मुझे पता है, बट अगर इसे हम लोग डिटेल में गए बिना पढ़ते तो मजा नहीं आता, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर समझना और उन्हें रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को सिर्फ एक बार मत देखना, 2 या 3 बार जरूर देखना, क्योंकि जो बीच के मैकेनिज्म्स हैं वो जब आप 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए 2 या 3 बार जरूर देखना। जहां पर कोई कंफ्यूजन हो वहां पर दोबारा उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करके देखना। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछना बिल्कुल भी मत भूलना, जरूर पूछना मुझसे। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना मुझे, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे एनकरेज करता है और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू।